नंदीग्राम से ममता बनर्जी का स्ट्रगल टू और बैटल टू डिस्प्लेस लेफ्ट शुरू होता है। तो ममता बनर्जी ऑब्वियसली उधर स्ट्रांग है, लेकिन उधर जाके ममता बनर्जी को अगर नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद ये बोलना पड़ता है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, जी। तो कहीं ना कहीं डर तो ममता बनर्जी के मन में भी शायद है। हमारा जो दुर्गा पूजा होता है वो एक कार्निवल की तरह होता है, और जी। हम लोग बहुत बोस्टफुली, हम में से कुछ कुछ लोग बहुत बोस्टफुली बोलते हैं कि देखिए दुर्गा पूजा तो हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम पे दुर्गा पूजा स्टॉल्स के बाहर बिरयानी शॉप लगते हैं, या हम लोग एग रोल्स खाते हैं। और तो मैं मटन जब भी। किताब मटन भी खाते हैं जब मैं यही चीज पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में किसी के साथ बात कर रहा था, उसने बोला कि नहीं, ये मत बताओ, ये मत बोलो कि बंगाल में ऐसे होता है, ये बोलो कि कैलकाटा में कहीं कहीं ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं करते, जी। ये आप लोग करते हो। तो एक बंगाल में भी एक अस वर्सेस देम हो गया। एक जगह पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तृणमूल के लोकल लीडर के, जो जिनके बेटे एक स्कूल में पढ़ते हैं गांव में, और उनको ये भी पता नहीं था बहुत दिनों तक कि वो एक आरएसएस एफिलिएटेड स्कूल है। आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का ये खास प्रोग्राम किताबों के सहारे। किताबों के सहारे प्रोग्राम में हम बात करते हैं नई पुरानी किताबों का और उनसे उससे जुड़े मुद्दे हैं उसके बारे में, और जो उसके लेखक और राइटर होते हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बंगाल में जो चुनाव हो रहा है और बंगाल की जो भी राजनीति है उसके बारे में, और उससे ही जुड़ी हुई एक नई किताब जिसका नाम है बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी। ये किताब बंगाल की जो मौजूदा राजनीति है और जो राजनीति रही है, आप ये कह सकते हैं कि कई दशकों में, उसके बारे में बात करती है। और उसमें जो चेंजेस आए हैं, और अगर बंगाली में कहें और तो परिवर्तन जो आया है उसके बारे में, उसको ये मैप करती है, उस किताब को समझने और देखने की कोशिश करती है। तो उसके बारे में है किताब, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ किताब के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार दीप हल्दर जी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर रहे हैं। दीप जी, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। दीप जी, थैंक सबसे यू मैम। जी, अ, मैं यहाँ से बात शुरू करूंगा कि आपने किताब के प्रीफेस में लिखा है कि सन 2001 में जब आप बंगाल से बाहर आते हैं, दिल्ली आते हैं या कहीं, मतलब आप 2001 में आते हैं और जब 2020 में 21 में आप वापस जाते हैं, तो जो बंगाल 2001 का था वो 2021 में वो बंगाल नहीं रहता है। एक बात जी यहीं से आप अपनी बात शुरू करते हैं, तो थोड़ा जी, आपने ऐसा क्यों लिखा, इसके बारे में बताइए। देखिए पहली बात तो 2001 में मैं मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट करके जब दिल्ली आया था, तब बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का रूल था। और उस टाइम पे मैं खुद भी स्टूडेंट यूनियन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उस टाइम पे हम लोगों को नहीं लगता था कि कभी भी लेफ्ट फ्रंट, ऐसा ऐसा वक्त आएगा कि लेफ्ट फ्रंट बंगाल को रूल नहीं करेगा। 2020 में जब मैं किताब लिखना चालू किया, रन अप टू द 2021 इलेक्शंस जो अभी हो रहा है बंगाल में, तब लेफ्ट तो बहुत ही वीकेंड एक फोर्स है। और राइट विंग पॉलिटिक्स का जो राइज हुआ है अभी 2019 को देखने को मिला लोकसभा इलेक्शन में, और इस इलेक्शन में भी बीजेपी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। ये 2001 में कोई सोच भी नहीं सकता था बंगाल में बीजेपी इतना पावरफुल एक फोर्स बन के इट विल राइज। तो ये तो सबसे बड़ा चेंज है। एक लेफ्ट इतना वीकेंड होना लेफ्ट का, और बीजेपी इतना पावरफुल बनना। जी, लेकिन बीच में ये भी हुआ कि बीच में एक और दूसरी सरकार आई, जी 2001 की बात कर रहे हैं। फिर अगर हम 2000 से, जब ये समझा जाता था कि लेफ्ट नहीं जाएगी, लेफ्ट नहीं राइट। जा सकती, और उस वक्त जब तृणमूल कांग्रेस के लोग ये दावा करते थे कि टीएमसी की सरकार आएगी, तो लोग उसका मजाक बनाते थे। लेकिन हमने देखा जी कि 2011 में वो एक रियलिटी हो गया। और जी उस वक्त जब जैसे लोग कहते थे कि बीजेपी आ जाएगी, तो उसको मजाक बनाते थे। लेकिन आपने ये भी लिखा है और कई सारे लोग लगातार कह रहे हैं कि ये जो राइट का राइज हुआ है, द राइज ऑफ द राइट, या भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जो उसके रिलेटेड जो संगठन है,
उसका जो उभार हुआ वो एक दिन में नहीं हुआ, आप उसकी हिस्ट्री में भी जाते हैं। और एक बहुत जी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कि जो बंगाली लोग होते हैं वो एसेंशियली बाइपोलर होते हैं, और आपने एक ट्वीट का भी जिक्र किया है। संदीप घोष जी के जी ट्वीट का मैं जी जी। जिक्र किया। तो थोड़ा थोड़ा इसके इतिहास के बारे में बताएं। देखिए इसका इतिहास मैं जैसे आपको बोला कि मैं खुद भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था एक टाइम पे, लेकिन आरएसएस जमीन से इतना जुड़ा हुआ है बंगाल में, ये चीज मुझे पता चलने में बहुत टाइम लग गया। ये जब मैं पत्रकार बना दिल्ली में, जी और जो जब दिल्ली से बंगाल को देखने लगा, और फिर जब मैं, क्योंकि मेरे माता पिता उधर रहते हैं अभी भी, तो मैं हर महीने जाता हूँ उधर 2-3 बार वीकेंड्स में। तो जब मैं इस नजरिए नजरिए से देखता हूँ बंगाल को तब, और थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ, तब मुझे पता चला कि ये 2019 से लोग, देखिए आप बोल रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी का बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ बंगाल से, तो दैट इज द टाइम व्हेन बीजेपी रोज इन बंगाल, राइट विंग पॉलिटिक्स रोज इन बंगाल। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ इलेक्टोरली जरूर आपको 2019 से ये चीज देखने को मिल रहा है, लेकिन आरएसएस ग्राउंड में बहुत सालों से काम कर रही है, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, उनके स्कूल प्रोग्राम्स के माध्यम से आरएसएस रिमोट एरियाज में आरएसएस काम कर रहे हैं। ये जो मथुआ को लेके इस बार इतना बात हो रहा है, मथुआ वोट, उधर शांतनु ठाकुर है, बंगाल का एमपी है बीजेपी की तरफ से, ये जो मथुआज में भी उन बहुत सालों से आरएसएस काम कर रहे हैं। तो ये कोई नया फिनोमेना तो है नहीं ये, लेकिन ये लोगों को दिखा नहीं। एक जगह पे मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तृणमूल के लोकल लीडर के, जो जिनके बेटे एक स्कूल में पढ़ते हैं गांव में, और उनको ये भी पता नहीं था बहुत दिनों तक कि वो एक आरएसएस एफिलिएटेड स्कूल है। वो टीएमसी का लोकल लीडर है उधर, तो लेकिन उनको ये पता नहीं था कि वो जो उनके बेटे को जहाँ पे भेज रहा है वो कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो ग्राउंड पे बहुत सालों से काम कर रहा है। इसका अभी इलेक्टोरली आपको ये दिख रहा है अभी, लेकिन ये कोई 2019 टू 2021 का फिनोमेना नहीं है। जी दिस इज गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स। जी। और जब हम डेकेड्स कहते हैं तो ये सिर्फ पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं है, बल्कि प्री इंडिपेंडेंस भी हम में भी हमको चीजें देखने को मिलती देखिए हैं। प्री इंडिपेंडेंस तो है ही, राइट, एक थॉट तो था ही, श्याम प्रसाद मुखर्जी के बात हम लोग करते हैं, जी लेकिन इससे पहले भी अरविंद, ऋषि अरविंद ले लीजिए, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ले लीजिए, तो एक राइट कॉन्शियसनेस तो था ही बंगाल में। जी 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 एक हिसाब से राइज ऑफ राइट इंडिया में बंगाल से ही हुआ है। जी लेकिन लेफ्ट आने के बाद, क्योंकि 34 इयर्स तक लेफ्ट था, कहीं ना कहीं डिस्कोर्स में ये नहीं है, लेकिन राइट कभी बंगाल छोड़ा नहीं, इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशनली। आप अगर देखें अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से राइट विंग थॉट का प्रचार हुआ, लेकिन ये मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स में ये बात नहीं आया। जी लोग लगता था कि बंगाल एसेंशियली लेफ्ट स्टेट है, जी। पॉलिटिकली जो सही था 34 इयर्स तक, लेकिन ये थॉट कहीं ना कहीं रहा। तो एक सवाल ये उठता है कि लेफ्ट इतने समय तक 3 दशक से ज्यादा पावर में रहा, और जाहिर से जी बात है कि उसका प्रेजेंस भी रहा है एक लंबे समय तक, और आंदोलन भी रहा है जो लेफ्ट के अलग अलग शेड्स हैं सबका, मतलब मतलब अगर नक्सलबाड़ी की शुरुआत भी वहीं से होती है, वो सारी चीजें। इसके जी बावजूद जो, और आपने अभी मटुआ कम्युनिटी का जिक्र किया, आपकी जो इससे पहले किताब है, जो कि पहली किताब भी थी, वो दलित कम्युनिटीज के बारे में है, जी और ये मटुआ जी जो है ये भी एक दलित कम्युनिटी है। तो इसके जी बावजूद लेफ्ट में दलितों में लेफ्ट क्यों नहीं पहुंच पाया, और उसको अपने साथ क्यों नहीं ले पाई लेफ्ट? देखिए दलितों में लेफ्ट नहीं पहुंच पाया, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। एक समय था जहां पे लेफ्ट क्लास और कास्ट को मिला दिया था, जी और एक क्लास एनिमी बनाया था, जो सोचिए फैक्ट्री ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स, ये आपके क्लास एनिमी बन गए थे। तो उधर क्लास और कास्ट को मिला के एक लोअर क्लास और एक अपर क्लास, एक एलीट, सोशल एलीट्स, तो सोशल एलीट्स आपके क्लास एनिमी है। तो ये फॉर्मूला बहुत दिन तक चलता रहा। लेकिन आप अगर लेफ्ट के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें, पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर देखें,
उधर आपको हार्डली कोई लोअर कास्ट के लोग मिलेगा। जो मूवमेंट जो करते थे, जो ग्राउंड पे थे, वो जरूर लोअर कास्ट से होंगे, लेकिन जो जिन लोगों को प्रमोट किया गया कहीं ना कहीं उनमें से बंगाल में उनमें से आपको दलित या ओबीसी से बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं मिले। तो मौलिक झापी एक एग्जाम्पल है, जो मौलिक झापी को लेके बहुत डिबेट हुआ है। आप अगर ब्लड आइलैंड में जो मौलिक झापी के ऊपर जो ओरल हिस्ट्री की किताब है, आप उधर आप उनको बुक अगर पढ़े होंगे, मैं कहीं नहीं ये बोल रहा हूँ कि ये दलित है इसलिए लेफ्ट ने ये किया, लेकिन जो सर्वाइवर्स है जिससे मैं बात किया, उनमें से किसी किसी लोगों को ये चीज जरूर लगा है। जो एकेडमिक्स है, जो बाद में मरीजा पट्टी को लेकर रिसर्च किया, वो लोग उनमें से कुछ कुछ लोग बोले हैं कि देखिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये अगर अपर कास्ट के लोग होते तो लेफ्ट ऐसे नहीं कर पाते, ज्योति बासु ऐसे एक मैसेकर ऑर्डर नहीं कर पाते। तो देखिए बंगाल के बारे में ये बोला जाता है कि कास्ट कॉन्शियसनेस है नहीं, ये सही नहीं है। कास्ट कॉन्शियसनेस है, लोग कास्ट को लेकर इतना खुले बात नहीं करते थे इससे पहले, जैसे कहीं और जगह पे होता है, नॉर्थ इंडिया में होता है। बट लेफ्ट क्योंकि कास्ट को सामने नहीं लाया, इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट चला गया, कास्ट वैनिश हो गया। कास्ट कॉन्वर्सेशन में उतना खुल के नहीं है, लेकिन बट अब तो कास्ट है। अब है, कास्ट भी है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी है और था। तो इसका एक कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन का जरूरत था, जो शायद अभी आ रहा है सामने। जी। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि 2019 की लोकसभा चुनाव में भले ही मटुआ कम्युनिटी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन जी पिछले कुछ मतलब महीनों में या पिछले 2 साल में ममता बनर्जी ने एक तरह से कुछ वापसी की है और दलित कैंडिडेट्स लेकर के, जैसे दलितों के एक बड़े लेखक, जो दलित लेखक अभी मनोरंजन उन्होंने व्यापारी। एकेडमी, हाँ, एकेडमी जी भी जी बनाई वहां पर, मनोरंजन व्यापारी को टिकट भी दिया है इस बार। तो एक तो ये हाँ है कि कितनी वापसी हुई है, मेरा सवाल एक ये है। लेकिन दूसरा एक सवाल ये है जो इंटरेस्टिंग देखने को मिला, कि अभी जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए और वहां उन्होंने खास तौर पर एक खास मंदिर में वो गए, उसको जी मतलब और ये ऐसा बताया जाता है कि उस मंदिर का वो एसेंशियली मटुआ कम्युनिटी का मंदिर है। तो इसको आप जी। कैसे देखते हैं और इसका क्या असर होगा? पहले फेज पे क्या हुआ और आने वाले दिनों में क्या होगा? देखिए दलित्स में भी बहुत सारे सबकास्ट है, हर सबकास्ट के कंसर्न्स अलग है। सो दलित एक ब्लॉक बन के वोट दे रहे ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हो ऐसा नहीं है। मथुआ कम्युनिटी के जो कंसर्न्स है वो कोई और दलित सबकास्ट का भी कंसर्न हो ऐसा नहीं है। मनोरंजन व्यापारी को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा दोस्त भी है। मनोरंजन व्यापारी मुझे पहले भी, जब मैं, वो मेरे ब्लड आइलैंड में भी एक चैप्टर थे, क्योंकि वो भी मनीषा पी के सर्वाइवर है। और अभी जब वो एमएलए तृणमूल कांग्रेस से उनको टिकट दिया गया है, अभी जब वो इलेक्शन लड़ रहा है, उनका मानना यह है कि देखिए बीजेपी एसेंशियली एक मनोवादी पार्टी है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि लोअर कास्ट के लोग, दलित, ये लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि ममता बनर्जी, तो सरनेम बैनर्जी है, विच इज अ ब्राह्मण सरनेम, लेकिन वो सबल्टर्न्स के कंसर्न्स को समझते हैं। वो खुद सबल्टर्न है, ब्राह्मण होके भी। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ उनको रहना चाहिए, और है भी। लेकिन मनोरंजन व्यापारी का जो सोच है वो वही सोच लार्ज सेक्शन ऑफ दलित्स में बंगाल में इस बार हो ऐसा नहीं है। वो तो मे 2 को पता चलेगा रिजल्ट के बाद। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लार्ज सेक्शन ऑफ दलित वोट को कैप्चर किया है बीजेपी ने बंगाल में। डिस्पाइट दो मनोरंजन व्यापारी अपने सीट में काफी पॉपुलर मुझे लगता है बन रहे हैं। वो रिक्शा चला चला के जा रहे हैं और उनका एक अपील है, वो जैसे बोलते हैं, जैसे लिखते हैं, उनका एक इंडिविजुअल अपील है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ द दलित वोट माइट गो टू बीजेपी। ठीक। कल यानी 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, एक बहुत ही अहम सीट पर चुनाव पोलिंग होने वाली है, नंदीग्राम पर। और ममता बनर्जी ने पहले ऐसा समझा जा रहा था कि वो 2 सीट पे लड़ सकती है, लेकिन वो एक ही सीट पर लड़ रही हैं। और वहां पर जो उनका कंटेंडर है वो उनका मतलब पार्टी कलीग, कैबिनेट कलीग रह चुका है।
तो जी और आपने भी लिखा है कि ये सीट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि नंदीग्राम के सीट पर क्या होगा और वहां पर किस तरह का फाइट होगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ममता बनर्जी जीतेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट ना हो जाए, क्योंकि वहां पर जो देखिए, अ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी, ये जी बहुत जी इंटरेस्टिंग अन्य इसलिए है, मतलब जी, नंदीग्राम, आप अगर थोड़ा पीछे जाए, नंदीग्राम और फिर सिंगूर, ममता बनर्जी का जो स्ट्रगल था लेफ्ट फ्रंट सरकार के खिलाफ, उसका एपिसेंटर था। जी नंदीग्राम से ममता बनर्जी का स्ट्रगल टू और बैटल टू डिस्प्लेस लेफ्ट शुरू होता है। तो ममता बनर्जी ऑब्वियसली उधर स्ट्रांग है, लेकिन उधर जाके ममता बनर्जी को अगर नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद ये बोलना पड़ता है कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, जी तो कहीं ना कहीं डर तो ममता बनर्जी के मन में भी शायद है। जी अगर, क्योंकि उधर तो ममता बनर्जी को सिर्फ जाके बोलना चाहिए था कि मैं ममता बनर्जी हूँ, क्योंकि नंदीग्राम और बाद में शिवपुरी ममता बनर्जी को पूरा बंगाल, मतलब उधर से ही ममता बनर्जी का विन शुरू होता है, एक हिसाब से स्ट्रगल और फिर विन। तो उधर भी आके अगर आपको कोई भी और कार्ड खेलने की जरूरत हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी शंका है। शुभेंदु अधिकारी भी शुभेंदु अधिकारी उधर से ही है, तो शुभेंदु अधिकारी अपने में भी अपने में स्ट्रांग होंगे। लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट है। ममताज राइट हैंड मैन नंदीग्राम से ममता को ही फाइट कर रहे हैं, और ममता को भी अलग अलग टैक्टिक सामने लाना पड़ रहा है नंदीग्राम सीट के लिए भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कौन जीतेगा ये बोलना बहुत मुश्किल है। ममता बनर्जी रिमेन्स अ ह्यूजली पॉपुलर लीडर, बट ये भी सही है कि एंटी इनकम्बेंसी तो है। एटलीस्ट जब मैं किताब के लिए घूम रहा था बंगाल में, मुझे काफी एंटी इनकम्बेंसी देखा। जी तो नंदीग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है इस हिसाब से। तो ये बोलना कि ममता बनर्जी जीत जाएगी या शुभेंदु अधिकारी जीतेगा, मुझे लगता है इस टाइम पे ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा क्या हो रहा जी। अच्छा, 2011 में जो ममता बनर्जी का नारा था, वो एक तो परिवर्तन का था कि वो परिवर्तन लाना चाहती हैं समाज में, राजनीति में, और है। उसके जी अलावा उन्होंने माँ माटी मानुस की भी बात कही थी। तो 10 साल हो गए। अगर हम 10 जी साल का जायजा लें, अगर 10 साल की एनालिसिस करें, तो एक पत्रकार के तौर पर और एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी जो जहां जिसका दिल बंगाल में हो, अ, जी उसको आप कैसे देखते हैं कि कितना परिवर्तन आए? जो वादे उन्होंने किए थे, खासतौर पर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थे, चाहे वो दलित हों, चाहे आदिवासी हों या फिर मुसलमान हों, तो उसमें कितना खड़ा उतरी हैं ममता बनर्जी? देखिए, मुसलमानों में भी तो गुस्सा है, तो इसीलिए तो वो स्प्लिट हुआ, वो आईएसएफ आया। वो तो एक वोट, एक चंक होके ममता बनर्जी को एक टाइम पे वोट मिलता था। जी, तो ये जो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हुआ, इसका तो कोई कोई कुछ रीजन होना चाहिए था। तो ममता बनर्जी जो इतना माइंड, जिनको बीजेपी एक्यूज करते हैं कि आप पूरा टाइम माइनॉरिटी एक्यूजमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी एक स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस तैयार हुआ, जहाँ पे कोई नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन आए सब करके अलग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भी गए थे उधर। तो कहीं ना कहीं बहुत डेवलपमेंट हुआ, या बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हुआ, ऐसा तो है नहीं। जहां तक शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के विषय है, काफी सारे कमीशन ममता बनर्जी ने शुरू किए, लेकिन अगेन, अगर 2019 में और अभी एक लार्ज चंक ऑफ द दलित पॉपुलेशन लोग सोच रहे हैं, और ये शायद होगा भी, बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उधर भी डिसकंटेंट है। तो यही लगता है कि पिछले 10 साल में और बहुत कुछ किया जा सकता था, एक्सेप्ट लिप सर्विस। और कुछ कुछ तो ये भी लोग बोल रहे हैं कि आप अगर ये डोज ना देके आप एक्चुअली प्राइमरी एजुकेशन में, हेल्थ केयर में कुछ करते, बहुत माइनॉरिटीज के लिए, और इवन दलित और SC ST कम्युनिटीज के लिए, तो शायद बेहतर होता है। जी। तो फिर ऐसे में सवाल उठता है कि अभी जो बात हो रही है
अब देखिए जी ये हो रहा है दीदी वर्सेस मोदी, यही बात चल रही है। कोई जी बात नहीं हो रही है कि वहां कौन होगा। बीजेपी अगर इतने सीट्स ले आती है कि वो सरकार बना पाए तो कौन मुख्यमंत्री होगा, उस पर बात नहीं हो रही है। तो यही बात हो रही है कि दीदी वर्सेस मोदी। लेकिन अगर हम जी मोदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, मतलब इतने दिन हो गए, मतलब 2014 से लेकर के अभी तक, तो जिन अगर डेवलपमेंट के इश्यूज पर बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी मतलब बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर कुछ काम नहीं किया है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी ने नहीं किया और लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि मोदी ने भी कुछ नहीं किया है, तो फिर मोदी को क्यों लोग वोट दे रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको पहले पसंद नहीं करते थे। देखिए 1977 में लेफ्ट फ्रंट की सरकार बनती है बंगाल में। 1977 से लेके अभी तक बीच में थोड़ा सा कुछ मिशन अगर आप छोड़ दें, जब ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ थे, एक कांस्टेंट पॉलिटिकल स्लोगन ये रहा है कि केंद्र हमारे लिए कुछ नहीं करता। तो आपको जान के हैरानी होगा, जो लोअर क्लासेस है, सुपर लोअर क्लासेस है, जो घर में ट्रेन, लोकल ट्रेन में सुबह आके घर में हाउस हेल्प के काम करते हैं, या जो आके दूसरी जगह से आके ट्रेन पकड़ के आके रिक्शा स्टैंड में रिक्शा चलाते हैं, अ, इन लोगों से मैं बात किया, इन लोगों में इस बार ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अलग अलग पार्टी से नहीं होना चाहिए। कितने दिन और हम लोग ये बोलेंगे कि केंद्र हमारे लिए, केंद्र हमारा दुश्मन है और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपके घर के हाउस हेल्प ऐसे बात कर रहे हैं तो कितना ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आया है। तो ये जो चीज आप बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी क्रिटिक्स है, नरेंद्र मोदी जी के क्रिटिक्स है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार शायद एक सेंस आया है कि ये रिफ्रेन हम सुनना नहीं चाहते कि केंद्र हमारे लिए कुछ नहीं करता। एक मौका दिया जाना चाहिए यहाँ पे, ये तो नहीं हो के केंद्र और राज्य सरकार दे आर एट लॉगर हेड्स विद ईच अदर, क्योंकि ये लेफ्ट के भी रिफ्रेन थे और ये ममता बनर्जी के रिफ्रेन भी थे। और किसी हद तक उसमें हकीकत भी है, ऐसा नहीं है कि किस सिर्फ। हद तक हकीकत है। जी जी जी। अच्छा, आमतौर पर जब बंगाल के चुनाव होते हैं, बंगाल के चुनाव के अलग अलग फीचर्स हैं। उसमें से एक फीचर ये भी है कि बंगाल के चुनाव में ऐसा देखने को मिलता है कि वायलेंस बहुत तमाम ज्यादा। पार्टियों की तरफ से होता है और हर की तरफ होता है। और जी, इस बार भी ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इसकी क्या वजह है? इस पर अगर थोड़ा सा आप रोशनी डालें। इसके 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 ऊपर ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है, मतलब क्योंकि बंगालियों का जो स्टीरियोटाइप है, हम लोगों का जो थोड़ा पढ़े लिखे है, थोड़ा एनलाइटेंड है, तो जब आप इलेक्शन के टाइम आते हैं, और इवन इलेक्शन छोड़ के भी इतना इतना पॉलिटिकल वायलेंस एक स्टेट पे क्यों होते हैं, जो जिस स्टेट के कल्चर के बारे में इतना बातचीत स्टेट के बाहर भी होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अनथिंकेबल पॉलिटिकल वायलेंस हुए हैं। लेफ्ट के टाइम पे तो हुए ही है। मेरा पहला किताब वैसे एक मैसाकर के बारे में है, जो शायद इंडिपेंडेंट इंडिया का वर्स्ट मैसाकर था इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स। ये छोड़ के भी बहुत सारे अलग अलग टाइम पे बहुत सारे ऐसे घटना घटी है जो बहुत ही शेमफुल है। और ये सारे पॉलिटिकल मर्डर्स है या पॉलिटिकल अटैक्स है, और ये अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट जाने के बाद भी ये कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और क्यों ऐसे कल्चर बन गया पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस होता है, इलेक्शन के आसपास भी होते हैं और नॉर्मली भी होते हैं। और इवन ममता बनर्जी का इवन एवरी डे आप देखेंगे कुछ ना कुछ बंगाल में हो रहा है। किसी बीजेपी वर्कर का बॉडी मिल रहा है, कहीं पे किसी को स्लैश करके चले गए हैं, कुछ ना कुछ हो ही रहा है एवरी डे। अच्छा, एक और मतलब बंगाल इंटरेस्टिंग। हैज अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, जी मतलब इलेक्शन मतलब पॉलिटिकल वायलेंस होना ही है। जी। दो दो बातें, एक तो ये कि पॉलिटिकल वायलेंस की हिस्ट्री रही है, और एक चीज हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये कि वही लुम्पेन एलिमेंट या वही लोग जो एक वायलेंस पार्टी से करते हैं, दूसरे पार्टी। हाँ, वो जी जी। दूसरी पार्टी में आ जाते हैं। सीपीएम से ये भी। टीएमसी में आ गए, टीएमसी से बीजेपी में आ गए। उसका बहुत जी ही जी क्लासिक एग्जाम्पल आप देखें कि जिस व्यक्ति ने अ, ममता बनर्जी को बहुत बुरी तरह से बिल्कुल अधमरा कर दिया था, वही व्यक्ति बाद में जो है
जब वो मुख्यमंत्री बनती है तो उसको सेलिब्रेट करता है। जी। मुझे क्या आलम नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, या जिसने उन पर अटैक किया। तो एक जी जी चीज तो जी। ये दिखने देखने को मिलती है। दूसरी बात ये कि एक चीज जो शायद पहले से अलग है कि पॉलिटिकल वायलेंस के अलावा इस बार कम्युनल वायलेंस भी मतलब हाल के दिनों में वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसकी क्या वजह? कम्युनल वायलेंस में सच बताऊं, मुझे लगा था क्योंकि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई है कि एक सेंस था बंगाल में, मतलब कि बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस होंगे, लेकिन एक्चुअली हुआ नहीं कम्युनल वायलेंस। वायलेंस हुआ है लेकिन जी नेसेसरीली वो कम्युनल नहीं है। एक जो वो बंगाल्स मदर जिनके जिनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया, जी आप अगर देखें तो उसमें भी थ्योरीज और काउंटर थ्योरीज है। लेकिन ये कम्युनल वायलेंस नेसेसरीली नहीं है। कम्युनल वायलेंस भी है, बट जितने कुछ लोग सोचते थे कि बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस होने वाला है बंगाल में, उतना हुए नहीं। वायलेंस हुआ, बट नेसेसरली उसको कम्युनल बोलना ठीक नहीं होगा, पॉलिटिकल वायलेंस हुआ। जी। अच्छा, एक 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 बात जिसका आपने कहा है कि ये जो लिखा है कि ये जो 2021 का चुनाव है वो एसेंशियली तीन चीजों के बारे में है, बंगाल के तीन चीजों के बारे में। और उसमें से एक अहम चीज जो आपको लगता है वो जो बंगाली आइडेंटिटी है, बंगाली एक बंगाली की जो पहचान है उसके बारे में है। जी। तो थोड़ा अगर इसको एलिब्रेट करें और जो आपको अहम कारण लगते हैं उसके बारे में अगर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मुझे इस चीज को लेकर अभी बात हो रहा है, मुझे लगता है कि बंगाली आइडेंटिटी क्या है, इसको 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 लेकर एक बहुत बड़ी सवाल हो गया है। बंगाल एक वन सिटी स्टेट है ऑलमोस्ट। कलकत्ता डिफाइन करता था बंगाल कैसा है, लेकिन बंगाल ऐसा है नहीं। जैसे मैं आपको दो तीन चीजें बोलना चाहता हूँ। ये चीज मैं भी पहले सोशल मीडिया पे लिखता था, लेकिन मैं जब घूमने लगा मुझे लगा कि मैं कुछ गलत था। मैंने कुछ साल पहले सोशल मीडिया पे लिखा था, फेसबुक पे लिखा था शायद, कि राम का कॉन्शियसनेस बंगाल में नहीं है। राम एसेंशियली एक नॉर्थ इंडियन कॉन्स्ट्रक्ट है जो बंगाल में लाया जा रहा है। बंगाल के कलकत्ता के एकदम बाहर एक 300 साल पुराना राम मंदिर है। मैं आपको बताऊं कि एक हमारा जो दुर्गा पूजा होता है वो एक कार्निवल की तरह होता है, और जी। हम लोग बहुत बोस्टफुली, हम में से कुछ कुछ लोग बहुत बोस्टफुली बोलते हैं कि देखिए, दुर्गा पूजा तो हम लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम पे दुर्गा पूजा स्टॉल्स के बाहर बिरयानी शॉप लगते हैं, या हम लोग एग रोल्स खाते हैं। और मैंने मटन जब भी। किताब, मटन भी खाते हैं। जी तो जब मैं ये यही चीज पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में किसी के साथ बात कर रहा था, उसने बोला कि नहीं, ये मत बताओ, ये मत बोलो कि बंगाल में ऐसे होता है, ये बोलो कि कलकत्ता में कहीं कहीं ऐसे होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट नहीं करते, जी ये आप लोग करते हो। सो एक बंगाल में भी एक अस वर्सेस देम हो गया है। जी। ये जो देम है, इनके वॉइस कहीं ना कहीं दब जाते हैं, क्योंकि ये डिस्कोर्स में नहीं होते। क्योंकि कलकत्ता में अभी भी इतने कुछ के बावजूद भी आप अगर देखें, कुछ कुछ टेलीविजन एंकर्स, बहुत सारे टेलीविजन एंकर्स जो जा रहे हैं वो वही जो चार पांच जगह है, हावड़ा ब्रिज के नीचे, कॉफी हाउस के बाहर, या अंदर पार्क स्ट्रीट में, एक लॉयर, एक फिल्म एक्टर, एक फिल्म एक्ट्रेस, एक सिंगर, उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इस बार डिसाइड शायद नहीं कर रहे कि बंगाल में क्या होने वाला है। और आई थिंक कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को बहुत अच्छे से समझे है। तो ये जो बंगाली आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ये ना डाउन साइड अप कर दिया बीजेपी ने कहीं ना कहीं। ये जो भद्रलोक कोलकाता के जो आइडेंटिटी है उनको ये टारगेट ही नहीं किया। जी ये कलकत्ता से बाहर जाके जो एक सबॉल्टर्न आइडेंटिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब क्योंकि एक पार्टी जिसको ऑपोजिशन पार्टीज बोलते हैं कि एसेंशियली एक मानववादी कॉन्स्ट्रक्ट है, जी। उन्होंने कहीं ना कहीं ये अपर कास्ट स्लैश अपर क्लास कॉन्स्ट्रक्ट के बाहर जाके लोअर कास्ट लोअर क्लासेस से बात करके उनके बीच रह के और इतने सालों से रह के इतना बड़ा सोशल चेंज लाने की कोशिश किया। सोशल चेंज का तो पता नहीं, लेकिन जिसका एक पॉलिटिकल, सोशल इंजीनियरिंग कह सकते हैं। इन अ सेंस सोशल इंजीनियरिंग, जिसका एक पॉलिटिकल फायदा अब दिख रहा है, ये हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बोलूं, दिलीप घोष को लेकर दिल्ली मीडिया में भी काफी मजाक होता है, और इंडिया उनका कुछ कमेंट्स उठाया जाता है, हेडलाइन बनते हैं, एक कैलकाटा में भी होता है। लेकिन दिलीप घोष इज ह्यूजली पॉपुलर आउटसाइड कोलकाता। लेकिन ये चीज कोलकाता के जो भद्रलोक कमेंटेटर्स है, वो दिल्ली में हो या कलकत्ता में हो, ये लोग समझ नहीं पाते कि
उनका जो लैंग्वेज है, वो जैसे बात करते हो जहां से उठ के आया है, उसका एक पॉलिटिकल अपील है, उसका एक सोशल अपील। जी। तो ये कहीं ना कहीं बंगाली आइडेंटिटी को रिडिफाइन कर रहे हैं। कैलकाटा का जो बंगाली आइडेंटिटी है वो भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन सिर्फ वही एकमात्र आइडेंटिटी नहीं है। जी। तो आई अच्छा। थिंक कहीं ना कहीं इलेक्शन इज अबाउट दैट। जी। नहीं, आपने एक बात कही कि कैसे बीजेपी ने बावजूद इस पे कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है और उसमें हकीकत भी है कि मनुवादी एक पार्टी है अगर विचारधारा के तौर पर देखें तो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने छोटी मतलब जो कथित तौर पर छोटी कही जाने वाली जातियां हैं, कास्ट हैं, लोअर कास्ट, उसको अपने साथ में लिया, ट्राइबल को अपने साथ में लिया। लेकिन सवाल ये उठता है, जो आप बात आपने लेफ्ट के सिलसिले में कही थी कि लेफ्ट के साथ भी ये सब थे, लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, लीडरशिप में, पावर में जी, शेयर नहीं मिला। तो क्या क्या नहीं लगता है मिला। कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई चीज दे पाएगी, पावर में शेयर हो या रिप्रेजेंटेशन हो? दिलीप घोष का एग्जांपल ले लीजिए। बंगाल में पहला चीफ मिनिस्टर को लेके अभी तक का जो सारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो अगर कास्ट के आधार पर उनको देखे, वो या तो ब्राह्मण रहा है या कास्ट रहा है, मुस्लिम। दिलीप घोष घोष सरनेम है, लेकिन वो ओबीसी में बिलोंग करते हैं। और दिलीप घोष बहुत दिन से पूरा ये क्रिटिकल टाइम में बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट है। तो आपको तो लगता है कि उसको उनको बंगाल मुख्यमंत्री बने? कहीं ना कहीं ये चीज सबकॉन्शियसली तो अफेक्ट करता ही है। जी। जी। और ये छोड़ के भी काफी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के में दिखा गया है कि बीजेपी ऐसे लोगों को दे रहा है जिनका डायरेक्ट एक सेक्शन में अपील है। तो ये जो भद्रलोक आइडेंटिटी छोड़ के, इनफैक्ट भद्रलोक तो बहुत कम है जिनको टिकट मिला है, उस हिसाब से कोट अनकोट भद्रलोक तो बहुत है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इसका इसका कितना फायदा होगा रिजल्ट में तो देखना पड़ेगा। जी। एक आखिरी सवाल कि जो दिल्ली से लोग जा रहे हैं चुनाव कवर करने के लिए, आपने भी जी जिक्र जी किया कि पार्क स्ट्रीट और प्रेसिडेंसी कॉलेज के पास और कॉफी हाउस वहां तक जी महदूद हो जाते हैं कलकत्ते। तो एक तो वो है, दूसरा ये है कि जो हिंदी मीडिया जिस तरह से इसको कवर कर रहा है, खासतौर पर टेलीविजन, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? कलकत्ता में तो तब भी हिंदी बोलने वाली आबादी है, कलकत्ता से बाहर अगर जाएं तो नहीं है, लेकिन जी जिस तरह से इसको कवर किया जा रहा है और तो इस पूरे मीडिया का जो पूरा रवैया है, जैसा कि आपने खुद भी बोला कि दिलीप घोष या इस तरह के मतलब इस तरह की चीजें बहुत उछाली जाती है, तो इसको आप जी। कैसे देखते हैं? इस पर क्या कहना है? देखिए, ये सिर्फ बंगाल के लिए नहीं, ये तो हर जगह के लिए है। आप अगर सडनली पैराशूट करेंगे कहीं पे, तो आपको शायद एक जो डिफिकल्ट इलेक्शंस होता है स्पेशली, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे टेलीविजन रिपोर्ट या सारे जो टेलीविजन में स्पेशल प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो नेसेसरीली खराब हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे नुआंस है सोसाइटी में जो शायद इतना जल्दी लोगों को पता नहीं चल पाए। हिस्ट्री है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, जो जिनके बारे में लोगों को शायद पता ना चल पाए। कोई भी एक ये बोल देना, ये बहुत ही लूज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है लूज स्टेटमेंट है कि मुस्लिम वोट इस तरफ जाएगा या दलित वोट। जैसे मैं भी आपको बोल रहा था, दलित, हर दलित सबकास्ट का अलग अलग कंसर्न होंगे। मधुआस का कंसर्न और किसी और दूसरा दलित दलित सबकास्ट का कंसर्न एक ना भी हो सकते हैं। तो ठीक है, काम है, सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इलेक्शन है। जो भी रिजल्ट हो, ये इलेक्शन एक, मैं ये चीज ट्विटर पे भी लिख रहा हूँ बार बार कि दिस इज अ टाइम व्हेन जिन वॉइसेस को आप पहले सुने नहीं, वो वॉइसेस बाहर आ गए। तो और आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, दैट बंगाली आइडेंटिटी एक नहीं है, ये चीज भी बाहर आ गया। तो उसकी उसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अ, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये चुनाव है, ये जो जी असेंबली इलेक्शन है 2021 का, ये सिर्फ इसलिए है, मतलब उसका ये इम्पोर्टेंस नहीं है कि एक खास पार्टी का उभार हो रहा है या एक खास आइडियोलॉजी का उभार हो रहा है, नहीं, बल्कि ये बहुत चर्न सारी हो रहा चीजें है। रीडिफाइन जी, डिफाइन रीडिफाइन हो रीडिफाइन रहा हो रही है। और है। जी
ये इस लिहाज से भी ऐतिहासिक है। और जी। मैंने ये मतलब पता नहीं मेरा ऑब्जर्वेशन कितना सही है नहीं है, कि भारतीय जनता पार्टी चाहे जीते या हारे, जी। 2021 के बाद की जो राजनीति होगी, बंगाल की राजनीति, वो पहले की राजनीति से बहुत अलग होगी, चाहे वो बहुत ही हारे अलग। या जीते। आप कितना इसको मतलब आपके हिसाब से ये बात कितनी सही है? एकदम ही, क्योंकि 2016 में 3 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। जी, तो जो बहुत ही कंजर्वेटिव, जो होप कर रहे हैं खुद भी पॉलिटिकल रीजंस के लिए, अपने पॉलिटिकल चॉइसेस के लिए, या तो जिनको जाके लग रहा है कि नहीं लास्ट में ममता बनर्जी जीत जाएगी समहाउ, वो लोग भी मान रहे हैं कि बीजेपी एटलीस्ट 100-110 तो कर ही लेगी। तो इमेजिन फ्रॉम 3 to 110, Bengal's politics will change forever. It will never be the same again. 110 सीट, and with Dilip Ghosh as BJP president in Bengal, I think ये तो एक completely नया चैप्टर है। जी, तो even if Mamata Banerjee scrapes through, I don't think Bengali politics will be the same again. जी। शुक्रिया दीप जी हमसे बात करने के लिए। दर्शकों, शुक्रिया भाई। ये किताब जो दीप जी की किताब है, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इस किताब में बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा जिस पर आमतौर पर बातचीत नहीं होती है, या बातचीत होती भी है तो बहुत ऊपर ऊपर से बातचीत होती है। चाहे वो माइनॉरिटीज के बारे में हो, चाहे दलित्स के बारे में हो, चाहे आपने देखा कि अभी जो बात कर रहे थे कि एक डिवाइड है, मतलब कलकत्ता और कलकत्ता से बाहर की जो राजनीति है और जैसे लोग देखते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही आसान तरीके से, एक्सेसिबल मैनर में, मतलब दिलचस्प अंदाज में दीप हल्दर साहब ने इसको समझाया है। तो आप जरूर इस किताब को पढ़ें। आज के लिए किताबों के सहारे में इतना ही। हम अगले बार फिर हाजिर होंगे एक नई नई किताब और एक नए लेखक के साथ। शुक्रिया।